हमने फोर्सेस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ डिस्कस किए कि हमारे पास डेली लाइफ में फोर्सेस किस तरह से यूज होती हैं, ठीक है, और कितना मतलब किस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं फोर्सेस के लिए। और पुश और पुल फोर्सेस आपके पास कहीं भी किसी भी फॉर्म में अप्लाई हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ जी फोर्स की बात करें। आपको पता है प्लैनेट्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। मैग्नेट्स की अगर बात की जाए तो मैग्नेट्स भी अट्रैक्ट रिपेल करते हैं। ठीक है, इस तरह चार्जेस भी फोर्स अप्लाई करते हैं। हमने सॉलिड्स लिक्विड्स के बारे में पढ़ा है कि सॉलिड की भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। तो इस तरह से फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स आपको डिफरेंट स्टेट्स में मिल जाता है इजीली, ठीक है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है जी। हमारे पास। दूसरी चीज अगर हम ये देखें कि आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकंड लॉ क्या एक्सप्लेन करते हैं, उनका बस क्या था। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ का कुछ बेसिक आइडिया आपको याद है। अम, नहीं, नो। अच्छा देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट उस न्यूटन फर्स्ट लॉ में है हमारे पास कि आपके पास अगर एक चेयर अपनी पोजीशन पर रखी है तो वो कब तक वहां रह। जी, unless another force is applied to it. बिल्कुल सही। और अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती, ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन उस तरह से नहीं होती, तो आपको पता है कि अगर एक कार मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली मूव ही करती रहती, वो स्टॉप नहीं होती। Yeah, अगर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और एनर्जी कन्वर्जन उस तरह से नहीं होती, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है बेसिकली, तभी फ्रिक्शन और हीट ये सब क्वांटिटीज आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है। होती हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जी हम ये कह सकते थे कि कार जो मूव कर रही है वो तब तक मूव करेगी जब तक आप ब्रेक अप्लाई ना करो। वैसे भी वो तब तक मूव करती है, लेकिन अगर फ्यूल खत्म हो जाए वो एक अलग बात है। तो लेकिन आप अगर उसे मूव या चाहो वो तब तक मूव कर सकती है जब तक आप खुद से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस पर ब्रेक अप्लाई ना करो, ठीक है। तो बेसिकली इसकी या स्टेट हमारे पास अब इतनी सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि कभी कभार वो क्वेश्चन में आपको ब्लैंक स्टेटमेंट दे देते हैं कि कंप्लीट करना है आपने से, या एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि विच स्टेटमेंट शोज द राइट कॉन्सेप्ट फॉर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। जी। an object in कंटिन्यूस। motion. हाँ, फ्रेजिंग अब बहुत सारी मिल जाएगी आपको। आपको बस मेन कॉन्सेप्ट जो समझना था वो आपको बेसिक आइडिया है, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कहीं ना कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा होता कि एग्जैक्टली किस तरह से था। तो अब क्योंकि चीजों को थोड़ा सा अलाइन करके याद रखना है आपने। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कंटिन्यूअस। जी, मतलब जिस तरह से चल रहा था वो कंटिन्यूसली वैसे ही कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। या अनलेस एक्टेड bound by another object, external force. ठीक है। अच्छा आप देखो, न्यूटन ने फोर्स को किस तरह से मतलब डिस्कवर करके उसको एक्सप्लेन किया। कि पहले उसने फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया सिर्फ, कि आपके पास जो मोशन बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा है, तो वो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो आप स्टेट भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या पहले आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट एक आइडिया दिया फोर्स के बारे में। फिर सेकंड लॉ जब हम करेंगे तो उसमें उसने आपको फॉर्मूला दिया कि आप फोर्स फाइंड कैसे कर सकते हो। फिर थर्ड लॉ में उसने उसके मतलब रिएक्शंस बताए कि फोर्स अप्लाई करने के बाद रिएक्शन या उसके रिजल्ट्स किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। या
तो बेसिकली हम इन तीनों लॉज में फोर्सेस के ही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जी। बेसिकली आपके पास फर्स्ट लॉ में बहुत सिंपल है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें कि आपके पास कंटिन्यू जो कर रहा है वो किस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, और अगर रेस्ट में इस होगा मोशन में। तो होगा, ठीक है। तो उसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। या और इसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स होती है, आप कंसिडर करते हो बुक लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है, आपके पास जब बुक टेबल पर रखी है तो वहाँ टेबल पर तब तक रखी है जब कोई उसे आके वहां से पुश पुल नहीं कर सकता, तो तब तक वो वहां पर आपके पास रहेगी सेम अपनी स्टेट में। इसी तरह से अगर कार आपके पास एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो उस पे आपको पता है कि बैकवर्ड फोर्स और फॉरवर्ड फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। या ठीक है, तो इसमें आपके पास जो यूनिफॉर्म मोशन। फॉरवर्ड फोर्सेस होंगी और जो बैकवर्ड फोर्सेस होंगी वो कंप्लीटली बैलेंस होंगी, ठीक है। या और वो बैलेंस होने की वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्सेस का सम होगा वो इक्वल होगा जीरो के, ठीक है। या हाउ, मतलब सम ऑफ द फोर्सेस दोनों साइडों पे। हाँ, मतलब आपके पास जो फॉरवर्ड अप्लाई कर रही है, जो बैकवर्ड अप्लाई हो रही है फोर्स, तो यूनिफॉर्म या मोशन का मतलब है जितना फॉरवर्ड जा रहे हो उतना ही बैकवर्ड जा रहे हो, ठीक है। तो या इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 20 न्यूटन फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे थे, लेट सपोज, तो आपको रेजिस्टेंस में भी उतनी ही फोर्स मिल गई। तो वो या 20 आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने माइनस साइन यूज किया था सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो वो माइनस साइन जब हम यूज करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 20 + -0 होकर जीरो ही आएगा, ठीक है। या तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और इसमें अब इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता तो हम इसको इतना ज्यादा डीप नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि एग्जांपल्स अब आपको भी आइडिया हो गया किस तरह से आप लिख सकते हो। बस एक यूनिफॉर्म मोशन वाली एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें फोर्सेस बैलेंस कैसे होती है, वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। बस ये समझना होता है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या और या ओके। उससे आगे आप अगर इसको वर्टिकल बॉडीज पर भी अप्लाई करो तो उसपे भी अप्लाई हो सकता है, जिस तरह हमने फ्री फॉल में देखा था कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस वहां पर भी बैलेंस हुई थी, और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव, यानी कांस्टेंट स्पीड जिसको हम टर्मिनल कह रहे थे, उससे मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो उस कंडीशन में भी हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कंसिडर कर सकते हैं कि वो बॉडी जब तक ग्राउंड को हिट नहीं करेगी वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से। तो ये सब कॉन्सेप्ट हो गए आपके या पास उससे रिलेटेड। तो अब जब वो लगेगी भी तो, जब वो ऑब्जेक्ट जमीन पे लगेगा तब तब तक तो यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, हाँ तब तक अनलेस इट रहेगा। टचेस द ग्राउंड और उसके अगेंस्ट एक फोर्स आएगी। जी, क्योंकि अभी हम न्यूटन थर्ड लॉ में करेंगे कि एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो डेफिनेटली जब वो हिट करेगा एक्शन तो उसको ग्राउंड का रिएक्शन भी मिलेगा और उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। जी। So judging, how long do you think it will take us to finish first three sections जो हैं? फर्स्ट सेक्शन थोड़ा सा लेंदी होगा, जो आपके पास हम कोशिश करेंगे बस ये फोर्सेस कंप्लीट हो जाए, तो हम मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसमें चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरा सेक्शन बहुत शॉर्ट है,
ठीक है, उसके लिए मैं ये कि आपको एक लिंक दे दूंगा ग्रुप क्लास का भी, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो उसमें हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां से जी। भी स्टडी करके अगर वो टाइम आपको मैच करता है तो आप वो चैप्टर भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेकंड चैप्टर थर्मल से वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और जो थर्ड वन है वेव्स, ठीक है, हम्म। और वेव्स में सिर्फ लाइट लेंदी है, वरना साउंड आप ऐसा है कि एक दिन में कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी, और जर्नल प्रॉपर्टीज भी 2 से 3 दिन लेगा बस आपके पास। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एक अलग चीज है, अगर हम सिर्फ सिलेबस की बात करें, क्योंकि हम 7 क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, अगर हम वो ना करें हम तो जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। तो फर्स्ट सेक्शन आपके पास मेजर है बस, इसमें आपको ये फोर्सेस अभी हम कर लें, फिर उसके बाद मास वेट, ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आपको ऑलरेडी इसका आइडिया होगा। डेंसिटी, प्रेशर भी बहुत शॉर्ट है, और वर्क एनर्जी, पावर भी, बहुत सारे फिर टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका आपको ऑलरेडी आइडिया है। ये डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, ये आपके पास सबसे मेन है और यही सबसे लेंथी है। या। और न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, तो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में कोई आइडिया, कोई फॉर्मूलाज का आपको याद हो फोर्स से रिलेटेड? ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मुझे फर्स्ट वाले का इतना आइडिया था, टू बी ऑनेस्ट नहीं। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ में सिंपल हमारे पास F इक्वल्स टू एम एक फॉर्मूला मिलेगा हमें, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं यूज। और इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं, बेसिकली इसमें F इक्वल्स टू एम ए का कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम बेसिकली इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया जाता है कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाएगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रॉली है, ट्रॉली की आप एग्जांपल लो, तो ट्रॉली को आप जब पुश करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास होता ये है कि इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी, आपने उसे पुश करना स्टार्ट किया, उसकी स्पीड चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हुई? रिजल्टेंट फोर्स के। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की तो बेसिकली हम कह सकते हैं, एक्सेलरेशन एंड बॉडी। ठीक है, हम बिल्कुल शॉर्ट लिखते हैं इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमने यहाँ डिफाइन करना है अभी, क्योंकि आधी बात और भी लिखेंगे हम इसमें। So acceleration is directly proportional to the resultant force। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स हमने इसलिए लिखा ताकि इसमें सारी सम ऑफ ऑल फोर्सेस आ जाए ऑटोमेटिक, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, सब कुछ मिलाकर रिजल्टेंट लिख दिया हमने, वजह इसकी कि हम सिर्फ फोर्स लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात या। ये है। हम्म। So could you explain again what do you mean by acceleration is directly proportional to the resultant force? डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस डायरेक्ट रिलेशन का लिंक ये होता है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली दूसरी क्वांटिटी उसके साथ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस कर जगह या। तो लेट सपोज दो क्वांटिटीज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, अगर ए इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली बी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब जिस तरह हम अपनी करेंसी की बात करें, यहाँ पर पाकिस्तानी को हम डॉलर से कंपेयर करते हैं, तो डॉलर रेट जब हाई होता है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर भी स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी में आपके पास चीजें जो है वो इन्फ्लेशन में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर डॉलर की वैल्यू बहुत हाई होती है अचानक से, तो हमारे भी यहाँ पर प्राइसेस चीज़ों के बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तो नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, बाकी जगह पे अपना अपना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा इन्फ्लेशन उस हम्म। तरह से नहीं है, तो इस तरह से क्योंकि ये हम डायरेक्टली हो गए उनके साथ, मतलब यहाँ पर चीजों के रेट कब बढ़ेंगे? जब डॉलर महंगा होगा। चीजों के रेट कब कम होंगे? डॉलर सस्ता होगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बस एक चल रहा है कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ। तो इसी तरह से कोई भी दो क्वांटिटीज को आप कंसिडर कर लो। ठीक है,
तो मतलब आप अगर वाटर की क्वांटिटी ऐड कर रहे हो कहीं कंटेनर में तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Yeah. बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दोनों डायरेक्टली है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और इसमें कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी तो उस दोनों एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। ठीक है। Yeah. दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अच्छा, इसको हम एक और डेफिनेशन से भी लिखते हैं लेकिन वो हम मोमेंटम के साथ डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन में लिखूंगा तो फिर कंफ्यूजन ये होगा कि मोमेंटम क्या आ गया बीच में अचानक। तो अभी हम उसको रहने देते हैं। वो मोमेंटम करेंगे तो फिर आपको उससे भी लिंक करवा दूंगा कि वहां पर फोर्स किस तरह से लिंक होती है। ठीक है। Yeah. और दूसरी बात ये कि अब हमारे पास यहाँ पर जो बॉडी का मास है वो अभी फिलहाल हमने उसको नहीं लिखा, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास फोर्स के। ठीक है। जी। और फर्दर अगर आप बात करते हो कि अगर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होती, Resultant force is not zero. तो सिंपल सी बात है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट लॉ में देखा Yeah. कि अगर सम ऑफ फोर्सेस जीरो है तो दोनों फोर्सेस आपके पास कंप्लीटली बैलेंस है। लेकिन अगर सम ऑफ फोर्स इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। Yeah. अब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बहुत कॉमनली यूज होने वाला, F इक्वल्स टू एम ए। Force into mass into acceleration. Force equals mass into acceleration. बिल्कुल। और अगर आप एक्सेलरेशन को मास के साथ कंपेयर करो तो दोनों इन्वर्सली हो जाएंगे। मतलब मास अगर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाए तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली है मास के। बिकॉज अगर आप उसी ट्रॉली को कंटिन्यू करो, आप ट्रॉली मूव कर रहे हो, स्टार्ट आपने किया था एम्प्टी ट्रॉली थी, और चलते चलते बीच में कोई इसमें एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करता रहे तो डेफिनेटली आपका मास बढ़ रहा है। आपका मास बढ़ेगा, आपकी ऑटोमेटिक स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि ट्रॉली हैवी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन है, मास और एक्सेलरेशन। ठीक है। So they're inversely proportional. बिल्कुल। मतलब मास आप जितना इंक्रीज करोगे तो जिस तरह कार की एग्जांपल लो कि कार अगर पंचर हो टायर, तो स्टार्ट में उसे पुश करना में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होती है, लेकिन वो तो टायर्स की वजह से रोल करना इजी होता है एज कम्पेयर टू ड्रैग करना। ठीक है। लेकिन स्टार्ट में आपको पता है कि जितना हैवी व्हीकल होगा उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। Yeah. और ये जो रिजल्टेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, इस रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी फोर्स होगी जो आप फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे हो, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे बैकवर्ड फोर्स से, तो फाइनली आपको, ठीक है, ये इसलिए लिख दिया कि क्वेश्चन में मल्टीपल फोर्सेस गिवन हो तो आपके माइंड में रहे कि हाँ हमने ये डिस्कस किया था कि आपने रिजल्टेंट निकालना होगा, फिर आप F इक्वल्स टू एम ए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। So basically, we subtract the हाँ forward force from the backward force. बिल्कुल, मतलब आपके पास जो भी ऑपोजिट फोर्स है उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। ठीक है। Mm-hmm. Yeah. ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। Yeah. That's total here. हम्म। और इसका ऐसा ही यूनिट तो आपको आइडिया ही होगा फोर्स का क्या होता है। Yeah. अगर हम एसआई यूनिट की बात करें फोर्स की, तो एसआई यूनिट आपके पास फोर्स Newtons. न्यूटन, एन। ठीक है। Yeah.
और उसके अलावा अगर आप इसमें अब क्योंकि फ्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जब आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ऑपोजिट आपको फ्रिक्शन मिल रही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को भी अगर हम थोड़ा सा यहाँ साथ ही डिफाइन कर लें, तो फ्रिक्शन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो फ्रिक्शन आपके पास क्या होती है बेसिकली, कि आपके पास ये कांटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, कि जब आप ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के साथ रखते हो, अगर लेट सपोज आप एक टायर की एग्जांपल लो कि टायर को आपने ग्राउंड पे रखा और आप उसे ड्रैग करते हो, या आप एक बॉक्स को ड्रैग करते हो, तो बेसिकली दो सरफेस कांटेक्ट में है। ठीक है, और उन या दोनों के कांटेक्ट में जब एक दूसरे के ऊपर उनके मॉलिक्यूल्स बेसिकली स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस रीजन में आपके पास जी, आपको जो फोर्स मिल रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। yeah, because two surfaces being rubbed together with each other. बेसिकली कांटेक्ट फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सरफेसेस अगेंस्ट वन अनदर। तो यहाँ तक हमने बेसिक फ्रिक्शन को डिफाइन कर लिया, और इसमें ये है कि आपके पास जो हीट लॉस हम डिस्कस करते हैं इतने टाइम से, तो बेसिकली फ्रिक्शन आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है उस हीट लॉस के लिए, जो एनर्जी लॉस हो रहा है हमारा बेसिकली इन फॉर्म ऑफ हीट। Yeah. तो वो आपके पास जी का लॉस जो है वो आपके पास फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से ही है। और बाकी आपको अगर इसके कंपोनेंट्स और डिस्कस करने हो, मतलब अगर आपसे पूछे कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है और उसमें इफेक्ट्स पूछे जाएं। इफेक्ट्स का मतलब ये कि During, मतलब, हाँ, जब फ्रिक्शन होती है तो so उसके actually, रिजल्ट जी। so एक सेकंड बस रिपीट करने लगा हूँ कि during friction energy is lost through heat. यस, तो बेसिकली ये फ्रिक्शन की वजह Okay. से जो हीट लॉस हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो बस ये हमने पॉइंट डिस्कस किया। और जी। दूसरी बात ये कि अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें एक इफेक्ट हम देखते हैं नॉर्मली, जो वियर एंड टियर का कॉन्सेप्ट होगा। Friction और is wear and tear. बेसिकली नॉर्मली होता है कि मशीन्स में आप जिस तरह बाइक्स और डिफरेंट मशीनरीज में देखते हो कि उनकी प्रॉपर ऑयलिंग की जाती है। ठीक है, और Yeah. कुछ टाइम पीरियड के बाद उनकी ऑयल चेंज किया जाता है, क्योंकि ऑयल की थिकनेस वो नहीं रहती। तो वो जब पार्ट्स आपस में Mm-hmm. कांटेक्ट में आते हैं जिस तरह पिस्टन और ये सब चीजें होती हैं, तो अगर वो सिर्फ प्योर मेटल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो होगा क्या कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और मेटल से मेटल जब स्लाइड करेगा एक दूसरे के ऊपर तो बहुत हाई फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वहां पर। ठीक है, Yeah. फ्रिक्शन की वजह से सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और दूसरा ये Mm. कि प्रोड्यूसेस हीट, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सबसे मेजर तो ये हमें हीट का ही कॉन्सेप्ट मिल रहा होता है। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। So reduces efficiency मतलब अगर फ्रिक्शन कम होती तो गाड़ी थोड़ी तेज चल जाती, और अ, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होती तो गाड़ी कम थोड़ी तेज जी जाती। जी, जिस तरह से आपके पास इंजन आपका ओल्ड होता रहता है,
ठीक है, तो उसके पार्ट्स उस तरह से स्ट्रांग नहीं रहते, क्योंकि वो इतनी बार रीयूज हो चुके हैं कि उनमें अब वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। वो फ्रिक्शन की वजह से उनकी हेल्थ या उनकी लाइफ आप कह लो, जिस तरह नॉर्मल बैटरी लाइफ होती है, तो वो ड्रेन होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो एफिशिएंसी आपके पास वो नहीं रहती जिस तरह से आपके पास न्यू आप ऑब्जेक्ट में देखते हो। जिस तरह आप क्रिकेट में भी देखो, न्यू बॉल आती है और बिल्कुल सॉलिड होती है, ठीक है, उसको आप या अभी हिट करते हो इजीली, तो वो आपके पास कोलाइड बैक उस तरह स्ट्रांगली होती है। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होगी वो सॉफ्ट होती जाएगी, आपको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है उसे उस स्पीड पर लाने के लिए, ठीक है। या सो ये हमारे पास कुछ इफेक्ट्स हैं, और इसको रिड्यूस करने के मेथड्स भी फिर हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हम ऑयल यूज करते हैं टू स्मूथ द सरफेस, और लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, और बेयरिंग बॉल्स यूज करते हैं रोलर्स में, ठीक है। तो वो सब कॉन्सेप्ट होते हैं। जिस तरह स्केटबोर्ड में भी देखा होगा, जो उसमें टायर्स में बेयरिंग्स होते हैं, फिजेट स्पिनर में भी देखा होगा बेयरिंग्स यूज किए, या तो उससे फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, ठीक है। और फ्रिक्शन जी के वैसे एडवांटेजेस भी हैं कि नॉर्मल डेली लाइफ में हमें वॉक करने में हेल्प करता है, ग्रिप करने में हेल्प करता है, और जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन हेल्प करती है। अगर बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेस हो तो स्लिप होता है, ठीक है। मतलब जी या आपके पास प्लास्टिक या ग्लास हो और स्क्रीन पे ग्लास प्रोटेक्टर हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, वो बहुत स्लिप करेगा आपके पास, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, आपकी राइटिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती वहां पर, ठीक है। या तो ये आपके पास फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया।